राइजिंग इंडिया न्यूज 24 देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आज की बात में स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार अतुल जी, आज के डेट में संविधान की वजह से समस्याएं आ रही है जी। ये न्यायालय के लिए भी एक चैलेंज है और इसमें जो आवश्यकता है बदलाव की जी, इसके बारे में थोड़ा पर्दा हटाया है। आप बताएं क्या बदलाव की आवश्यकता है, समस्याएं क्या है संवैधानिक रूप से देश के लिए। और हमारा जो संविधान है वो 1949 में कंप्लीट हुआ जी। संशोधन के बाद 1950 में उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950। उस समय जो परिस्थितियां थी उनके अनुरूप वो संविधान लिखा गया। जो हमारा संविधान है बाकी देशों के संविधान से बहुत कुछ मिलता जुलता है। कठोर लचीला दोनों प्रकार का संविधान है हमारा। समय के अनुरूप यहाँ बदलाव होते रहे हैं संविधान में। सरकारें आई गई, संविधान के अनुरूप कार्रवाई चलती रही, नियम संविधान के अनुरूप बनते रहे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पिछले कुछ वर्षों में अगर देखा जाए तो देश में संविधान में कुछ बड़े बदलाव की आवश्यकता है। जैसे अभी थोड़ा समय रुकूंगा वकील साहब जी, समाचार इसके लिए। सबसे बड़ी बात आपने भी सही कहा, 49 के बाद से कई बार संविधान को फेरबदल किया गया, संवैधानिक बदलाव 50 के बाद 50 के बाद, लेकिन वो फेरबदल देश के लिए सही है या गलत? देखिए, संविधान में बदलाव अगर जनहित के लिए हो रहा है तो वो आवश्यक है। अगर केवल सरकारों को लाभ दिए जाने के लिए किया जा रहा है तो वो गलत है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं यही सवाल भी मेरा यही है। तो सरकार को वो कदम उठाने चाहिए जो जनहित के कार्य है। तो क्या जो बदलाव संशोधन हुए थे पहले, जी, आज से 10 साल पहले अगर देखा जाए जो संवैधानिक बदलाव हुए थे, क्या वो जनहित के लिए थे पूरी तरह? देखिए, अभी जो एक शोर मच रहा है संसद में, जो शोर मच रहा है कि वर्तमान सरकार संविधान में बदलाव कर रही है, संविधान को बदल देगी, तो वो ताकत वर्तमान सरकार में नहीं है कि वो सरकार वो संविधान को बदल दे, संविधान दूसरा लिख दे। वो तो एक राजनीतिक दलों की भ्रमित करने वाली बातें हैं। संविधान ना बदला गया था, ना बदला जाएगा। संविधान में मैंने अभी पहले भी वो शब्द यूज किया, परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव आवश्यक है और वो होते रहने चाहिए जनहित के लिए। यदि सरकारें, कोई भी हो सरकारें, केवल निहित लाभार्थ खुद के लाभ के लिए संविधान में बदलाव करती है तो वो गलत है। जैसे जो निवर्तमान सरकारें थी, मैं किसी सरकार का विशेष नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने अपने समय में न जाने कितने बदलाव संविधान में किए। और वो संविधान अगर आप उनको पढ़ोगे, क्योंकि जिस प्रकार समाचार पत्रों को प्रकाशित कराया जाता था, जो उन्होंने बोला वो निवर्तमान सरकारें करती रही, वही लिखा जाने लगा, इमरजेंसी सबके सामने रही, तो वो भी एक संविधान में बदलाव के कारण हुआ। देश के लिए एक दाग था, है और रहेगा। और जिस प्रकार वो इमरजेंसी लगाई गई, जिस प्रकार उस संविधान की धारा का दुरुपयोग किया गया, वो जग जाहिर है, वो सबके सामने है। और एक रात्रि में 11 राज्यों की सरकारें गिराना, नियम के बदलाव, संविधान, वो भी देश ने देखे हैं। जी अच्छा वकील साहब, सही बात है, 11 राज्यों को सरकार को गिराना तरीके से जी। उसके बाद ये कहना कि हम माफी मांग लिए हैं, तो क्या बात हो जाएगी? माफी मांगने से ये काम खत्म हो जाएगा? किसी की हत्या करने के बाद अगर कोई व्यक्ति माफी मांग ले तो वो रहेगा तो हत्यारा ही ना। आप, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी कार्य कर रहा है, देश की जनता ने उसको चुन के वहां बैठाया, वो उस योग्य समझा तभी वहां बैठा, और वो उस पद की गरिमा का ध्यान ना रखते हुए जनहित के विरुद्ध कार्य शुरू कर दे, ऐसे कार्य शुरू कर दे कि जिससे जनता का शोषण हो रहा है, तो फिर वो उस योग्य नहीं रह जाता। कोई भी प्रधानमंत्री रहे हैं, ऐसे मैं नहीं कह रहा कि कोई भी सरकार रही है तो उन्होंने काम, सबने अपने अपने अनुरूप काम किए हैं।
जैसे समय की परिस्थितियां थी, जैसा समय रहा उसी के अनुरूप सब लोगों ने काम किए। ये एक विशेष सरकार का इस योगदान नहीं है कि जिसने देश को बनाया है। देश आजादी के बाद 1947 के बाद पहली सरकार बनने से लेकर वर्तमान सरकार तक हर सरकार ने देश के लिए कार्य किया, लेकिन कुछ कार्य देश में ऐसे हुए जो केवल अपना नाम बड़ा करने के लिए भी हुए हैं। आज का युवा सब लोग एप्पल यूज करते हैं, मतलब सॉरी एप्पल नहीं, एंड्रॉइड फोन एप्पल जो भी यूज करते हैं, वर्तमान सरकार में जो चीजें चल रही हैं उनको देख सकते हैं, जब पहले चीजें थी उनको देख सकते हैं। अब पहले क्या था कि आप सरकार के विरुद्ध बोल नहीं सकते थे, सोच नहीं सकते थे। एक अभिव्यक्ति की आजादी शब्द है। अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है? अभिव्यक्ति की आजादी होती है कि अपनी बात को प्रमुखता से रखना, चाहे वो सरकार है चाहे वो कोई भी है, अपनी बात को प्रमुखता से रखना। वो भी मुझे एक दौर याद है कि मैंने पढ़ा था कि एक जो आपके सिंगर थे, उन्होंने, वो एक मोहम्मदन सिंगर थे, उन्होंने उस निवर्तमान सरकार के विरुद्ध कुछ गा दिया। हाँ, कुछ गाना बनाया था, तो उसको 17 दिन जेल में रखा गया था जी। उस समय जब सरकार थी, तो संविधान में बदलाव की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कि संविधान में किस प्रकार लोगों को ठगा भी गया है। संविधान से जो चीजें होनी चाहिए वो वर्तमान सरकार हो या पहले वाली सरकार उतना नहीं दे पाई जितना होना चाहिए था। पेपर में कुछ पब्लिश नहीं हो रहा है, मीडिया सरकार के खिलाफ कुछ नहीं सकते हो। मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगा, राजनेताओं के ऊपर प्रतिबंध लगा जी, सामाजिक लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा, कवि के ऊपर लगा, लोगों के ऊपर लगा। अच्छा, एक बात बहुत अच्छी आपने कही, अभिव्यक्ति की आजादी। आज अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आजादी का नाजायज फायदा तो लोग बाग नहीं उठा रहे हैं, या उसका हनन तो नहीं हो रहा है? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए है, मगर वो शालीनता के साथ हो तो और भी अच्छा है। क्या आज के डेट में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी, वो सही समझा रहा है? नहीं। सरकार के विरुद्ध मैं मानता हूं सरकार की आलोचना होनी चाहिए, जो भी सरकार नहीं है, ये वर्तमान सरकार है, उसकी आलोचना होना बहुत जरूरी है, तभी आप काम कर पाएंगे। आलोचना का मतलब कहीं ये तो नहीं किसी धर्म विषय के खिलाफ आप बोलने को आपको आजादी मिल गई, किसी व्यक्ति के खिलाफ बोलने का मतलब आपको लाइसेंस मिल गया है, ऐसा तो नहीं है। मेरा मानना यह है कि एक मानवता के नाते जातिगत और धर्मगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपका विषय जाति और धर्म है ही नहीं, आपका विषय है कि देश की जनता ने आपको चुन के वहां भेजा है, तो आप सबके लिए कार्य करें। आप ये ना देखें कि हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, या ईसाई है, जो भी है, जो हमारे देश में रह रहा है, हमारे देश का नागरिक है, वो यहाँ टैक्स पे करता है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सबके लिए कार्य करे। लेकिन आज के डेट में तो अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल करके बिल्कुल धर्म को, दो धर्मों को आपस में लड़ाया जाता है, ऐसी की राजनीति ही हो रही है, इसी की रोटी सेकी जा रही है। जी, ये तो एक आजकल राजनीतिक फंडा है। बिल्कुल, मैं वही चीज कह रहा हूँ। कुछ लोगों ने वोट पाने का एक हथकंडा अपनाया हुआ है कि हम लोग एक धर्म के खिलाफ गाली गलौज करेंगे तो दूसरे धर्म के लोग हमें वोट देंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप सिख समुदाय की जो किताबें हैं जी, उसके खिलाफ कुछ शब्द नहीं बोल सकते हैं, उसका सम्मान किया जाता है, कुरान शरीफ का सम्मान किया जाता है, और वही गीता के ऊपर गीता को फाड़ा जाता है, गीता को जलाया जाता है। क्या ये जो भिन्न भिन्न तरीके हो रहे हैं, चाहे राजनीतिक लोग हैं या सामाजिक लोग हैं, क्या ये सही है? जी, मैं बताता हूँ। क्या इस देश के अंदर कोई ऐसा निर्देशक, कोई भी ऐसा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर कोई ऐसा है, वो मुस्लिम हो और उसने हिंदुओं के ऊपर ऐसी पिक्चरें बनाई हो? कोई ऐसा है? बनाने वाले कौन लोग हैं? उसमें एक्ट करने वाले कौन लोग हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब उन लोगों को शर्म नहीं आती तो एक विशेष संप्रदाय को हम क्यों उसके लिए टारगेट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बनाने वाले उन हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध वो मूवी बनाने वाले हिंदू, उसमें एक्ट करने वाले हिंदू, ठीक है, तो फिर एक विशेष संप्रदाय का उससे क्या मतलब है? हमारा यही सवाल है, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे समाज को दो वर्गों में बांट के जी, उसके ऊपर अपना व्यापार, व्यवसाय या अपनी राजनीतिक हथकंडे, अपना निजी स्वार्थ सिद्धि करना, निज स्वार्थ, ये तो सही है नहीं, ये तो किसी भी हाल में सही नहीं। तो क्या संवैधानिक रूप से क्या इसमें बदलाव की आवश्यकता है? देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी धर्म को गाली दें। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है आप अपनी बात को, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये जनहित का कार्य नहीं कर रही है सरकारें, या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। आप आलोचना का अधिकार रखते हैं, आप आलोचना कीजिए सरकारों की। सरकारें जनता के लिए हैं जी,
जनता के लिए कार्य करेंगी सरकारें। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो व्यक्ति की आजादी है, वो सरकार अगर सही काम करने के खिलाफ अभिव्यक्ति की आजादी है, आप बोल सकते हैं यही टैक्स में होनी चाहिए? अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब मैंने अभी आपको बताया। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब है कि किसी भी बात को बिना डरे, बिना दबाव में आए अपनी बात को प्रमुखता से रखना, जी, वो अभिव्यक्ति की आजादी होती है। कि अगर आपकी बात को कोई दबा रहा है तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गई है। अपनी बात को आप कहीं भी प्रमुखता से रख सकते हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। आप किसी भी वक्तव्य को आप आराम से बता सकते हैं, समझा सकते हैं, बोल सकते हैं उस पर, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप किसी वर्ग विशेष को गाली दें, किसी राजनेता को गाली दें, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में नहीं आता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक चीज और आती है, संविधान में जो एक और बदलाव किया गया था कुछ दिनों के लिए, सुनवाई के लिए, आरक्षण। जी, क्या वो आरक्षण सही है? देखिए, इस आरक्षण वाले मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल चुके हैं, सरकार ने भी कदम उठाने का प्रयास किया, वही रिवोटों की राजनीति, इसके चलते कोई इस संबंध में बोलना नहीं चाहता। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, एक जस्टिस ने कहा था अभी सुप्रीम कोर्ट के, और उनका वो पार्ट रेलिवेंट पार्ट है जो उन्होंने रखा, वो इसलिए जरूरी है। आप देखिए, जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है, मैं उसे एग्जांपल दे रहा हूं कि एक बच्चे को आरक्षण मिला, वो आईपीएस बन गया, या वो आईएएस बना, या वो किसी भी संवैधानिक ऐसे पद पे आ गया, सरकारी नौकरी में लग गया, तो वो फाइनेंशियली मजबूत हो गया जी। तो जो उसके आने वाले बच्चे हैं वो डेफिनेटली फाइनेंशियली वीक नहीं रहेंगे, सोशली वीक नहीं रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको सामाजिक दायरे में देख रहे हैं तो कहीं आपको आर्थिक दायरा भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बहुत जरूरी है। तो सामाजिक और आर्थिक दायरा उसका मजबूत हो चुका है। तो मेरा मानना यह है कि जिस व्यक्ति को मिल गया तो उसकी आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको आरक्षण ना मिले, ताकि जो बाकी लोग बचे हुए हैं उनको लाभ मिल जाए। अभी एक वर्ग ऐसा है, आरक्षण जो आप जैसे आपने बात की, अभी केवल उसी वर्ग के लोग ले रहे हैं लगातार, केवल वो मुझे मिल गया, फिर मेरे बच्चों को मिलेगा, फिर उनके बच्चों को मिलेगा, तो बाकी जो लोग हैं उसी समाज के, उनको आरक्षण नहीं मिल रहा। केवल 15% या 20% लोग हैं जो उस आरक्षण की दौड़ में हैं, और वही चले आ रहे हैं और वही चलते रहेंगे जब तक इसमें बदलाव नहीं होगा। मतलब बदलाव का मतलब जो फायदा है वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि बदलाव कैसे हो। बदलाव हो कि एक बच्चे को आरक्षण मिल गया, उससे एक एफिडेविट साइन कराया जाए कि आपके बच्चे उस आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे, क्योंकि आप वहां सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे मजबूत हो चुके हैं जी। तो आपको आवश्यकता नहीं है, आपको आवश्यकता नहीं जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, बिल्कुल सही है, जायज भी है। अच्छा, एक और मुद्दा आता है, कई सारी चीजें हैं, हर धर्म के अलग अलग लोग अपने अपने परंपराओं को ही अपना कानून मान लेते हैं, क्या वो भी सही है? मैं किस ओर इशारा करूं, आप अच्छी तरह सोच रहे हैं। देखिए, मैं बताता हूं, हमारे यहाँ जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं मैं समझ गया। हमारे यहाँ अपनी अपनी धार्मिक परंपराएं हैं, उसी के अनुरूप सबकी पूजा पद्धति भी अलग अलग है जी, और उसी के अनुरूप सब लोग अपना कार्य कर भी रहे हैं जी। तो जैसे आप जो जिस तरह इशारा कर रहे हैं वो कर रहे हैं आप शरीयत कानून की तरफ जी। तो शरीयत एक कानून है, वो इस्लाम धर्म से रिलेटेड है, और वो उन्होंने अपने नियम कानून अपने अनुसार वो बनाए हुए हैं। अभी मोहम्मदन लोग भी हैं, मुस्लिम लोग, हिंदू लोग जैसे हैं, आप चाह रहे हैं कि वैसा ही लोग बने। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, संविधान और परंपरा दोनों में अंतर है जी। इन दोनों के बीच में बारीकियां तो आवश्यक है। परंपराएं कानून से बाहर है ना, परंपराएं कानून के दायरे में है ही नहीं। मैं वही चीज कह रहा हूँ, उन परंपराओं को अलग रखना और उसके नाम पे कुछ धर्म विशेष के लोग उसको कानून अलग कानून मानते हैं, उसकी बात को मेरा अपना मानना है कॉमन सिविल कोड बिल इस देश की मांग है। आपका बहुत समय से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जब थे तो उन्होंने प्रमुखता से इसको रखा था, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनको सहयोग भी मिला था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि कॉमन सिविल कोड बिल उस समय लागू हो, मगर उसके बाद भी जरूरतें महसूस की गई। देखिए, देश जो एक देश है वो कानून से चलेगा, ठीक है। वो मेरा मानना यह है कि आप अपनी मान्यताओं को अपनाएं। कौन बोल रहा है कि आप अपनी मान्यता को नहीं अपनाएं? सबकी पूजा पद्धति मैंने बोला अलग अलग है, अपने अनुसार करते हैं। कानून सबका एक हो। बाकी कंट्रीज में अब जो विश्व के और देश है, सबके अपने अपने कानून है, कानून के अनुरूप भी सब चल रहे हैं। कॉमन सिविल कोड बिल्कुल सही है, कह रहा है, बुद्धिजीवी लोग भी कह रहे हैं कि वो आवश्यक है, उसमें लेकिन कुछ लोग विशेष लोग हैं, चाहे राजनीतिक कह सकते हैं खासकर, या कुछ ऐसे दफतर अभी भी है, इसमें विवादास्पद बयान भी देते हैं और इसके खिलाफ बोल रहे हैं, जैसे लोगों के अंदर जो है ना अंधकार की ओर भेजना, उनके खिलाफ भड़काना, जबकि
ये कॉमन सिविल कोड जिनके लिए लागू किया जाए वो लोग इससे सहमत है जी। लेकिन उनके दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए उसको एक मुद्दा बना करके लोगों को भड़काने का प्रयास मैं एक बात बता देता हूँ, मैंने स्कॉलर को पढ़ा था, मुस्लिम स्कॉलर को मैंने सुना, उन्होंने बोला कि हमारे देश की जो मुस्लिम आबादी है मैक्सिमम को मुल्लाओं का इस्लाम पढ़ाया जा रहा है। मुल्लाओं को इन द सेंस कि जो आप मदरसे में जा रहे हो, आप एक टीचर हो, तो बच्चे को आप जैसा पढ़ाओगे बच्चा वैसा पढ़ रहा है। बच्चा उस कुरान को नहीं पढ़ रहा जिसकी आयतें ये कहते हैं कि मानवता एक बड़ी चीज है सबसे। बिल्कुल ठीक है, बच्चा कुरान आपको क्या संदेश दे रही है, बच्चे को उसको नहीं पढ़ाया जा रहा। ठीक है, अच्छा। बच्चे को उसके इतर चीजें पढ़ाई जा रही है ना, उसके उन कुरान की आयतों के अलावा ऐसी ऐसी चीजें। हाँ, मैंने बताया, मैंने वर्ड यूज किया। जो स्कॉलर है वो स्कॉलर, वो आप यूट्यूब पे सर्च करना उनको, उनका कहना है कि मुल्ला का इस्लाम पढ़ाया जा रहा है जी। उसमें फर्क है, कुरान में और इस्लाम में फर्क है। ठीक है, तो वो मदरसों में जो मुल्ला इस्लाम पढ़ा रहे हैं, अच्छा। वो डाइवर्ट कर रहे हैं उन लोगों का माइंड। वैसा नहीं है, कुरान में कहीं वो हदीस कहीं नहीं है, आयतें कहीं ऐसा नहीं कुछ कह रही है, मगर वो जो लोग बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो उसका एक अलग पार्ट है। जिस तरीके से आप ढांचे को बनाएंगे, हाँ, बनेगा वही चीज हो रही है जी। बहुत बढ़िया, सही आपने कही। अच्छा, एक चीज और आपकी बात जी, आज के डेट में कुछ बातें आई है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्या वो सही है? जी, वो बहुत देश की आवश्यकता है और देश में हजारों करोड़ रुपए इसमें खर्च होते हैं चुनाव में, आप देख लीजिए। हजारों लाखों करोड़ खर्च है साहब। हजार, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई जैसे अभी यूपी के इलेक्शन खत्म हुआ, दिल्ली का शुरू हो गया, दिल्ली का खत्म होगा, किसी और स्टेट का शुरू हो जाएगा। हरियाणा का शुरू होने वाला है? हरियाणा का खत्म हो चुका। नहीं, हरियाणा में निकाय चुनाव आ रहे हैं। निकाय चुनाव मैंने बोला ना, छोटे छोटे पंचायत के चुनाव है, पार्षद के चुनाव है, आपका एमएलसी के चुनाव है, आए दिन चुनाव भारत में होते रहते हैं। तो एक पैटर्न ऐसा बन जाए कि चुनाव एक ही दिन होगा, लोअर पोस्ट से लेके अपर पोस्ट तक एक चुनाव, एक दिन में एक चुनाव हो जाए, सभी पोस्टों के लिए काम खत्म हो जाए। कितना पैसा बचेगा, कितना पैसा बचेगा। आप देखेंगे प्रशासनिक कार्य हो ही नहीं पाते। आज टीचर्स हैं, उनको इलेक्शन कराने यहाँ जाना है, बच्चों को पढ़ाएंगे। बिल्कुल सही बात। आईएएस आईपीएस अधिकारी इलेक्शंस में लगे रहते हैं, वो कब प्रशासनिक व्यवस्था को संभालेंगे? उनके कनिष्ठ अधिकारीगण हैं, एडीएम है, एसडीएम है, तहसीलदार है, वो सबकी ड्यूटीज लगती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है वकील साहब कि संविधान में कॉमन सिविल कोड जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन जी, दोनों आवश्यक है। इसके साथ साथ आपने यही बताया कि अभिव्यक्ति की आजादी के लिए ऊपर भी कुछ हद तक लगाम लगनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं थोड़ा सा इधर हटके। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी के धर्म पे कोई भी टिप्पणी ना करे। सबका धर्म अच्छा है, सबके अपने अपने धर्म के लिए अपने अपनी जगह वो कार्य कर रहे हैं। मेरा धर्म अच्छा है, मैं कैसे कह दूं कि दूसरे वाले खराब है? मुझे कोई अथॉरिटी है क्या मेरे पास? मेरा धर्म अच्छा है तो उसका भी धर्म अच्छा है ना। अच्छा, आज के डेट में देखें वकील साहब जी, कुछ राजनीतिक पार्टियां नहीं, ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां मुफ्त की रेवड़ियां बांट करके जी देश का धन बर्बाद कर रही है जी। बिल्कुल, वो तो आपने बिल्कुल सही कहा कि 2000 देश की 2100 महिलाओं को देना, हर महिला को देना 2500। मैं तो प्रमुखता से ये 2 योजनाओं को तो मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि गवर्नमेंट बिल्कुल बंद कर दे। एक तो मनरेगा जी, ठीक है, और एक फ्री का राशन जो चल रहा है, इससे देश का कितना नुकसान जा रहा है। बहुत आवश्यकता है। अच्छा, एक बात और, जनता सही जगह पे सही चीज नहीं जा रही है जी। मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं, जो आसपास की राशन की दुकानें हैं, मैंने वहां देखा है कि लोग बड़ी बड़ी बाइक्स लेके आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं और राशन लेके जाते हैं। उनको कोई जरूरत नहीं है। गांव के किसान को, जो किसान गेहूं पैदा करता है, उसको कोई जरूरत नहीं है। उसको क्या जरूरत है? वो खुद पैदा करता है, किसान खुद पैदा कर रहा है। उसको अगर आप दे सकते हो तो अलग एड दो ना। आपको बताओ, अलग सुविधाएं दो। बाजार में ऐसी गाड़ियां खाली घूमती है जो घर घर चावल खरीदती है, खरीद रहे हैं जी, गेहूं खरीद रही है, और वो सब खुल्लम खुल्ला प्रचार करते हैं माइक पे कि डीलर वाली गेहूं दे दो, डीलर वाली चावल ले लो जी। इस तरह से ये तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस बात को प्रमुखता से उठाया जाए। हम लोग को उठाते हैं भाई साहब, इसीलिए तो हमारा सवाल भी आपसे है, क्योंकि ये एक समस्या हो रही है। ये तो मैंने प्रार्थना पत्र भी दिया था, मैंने जिलाधिकारी जी के यहाँ, मैं प्रार्थना पत्र को भी मेरे पास रखी है, तो मैंने कहा था कि इनकी विशेष जांच की जाए जी। मेरा अपना ये मानना है कि ये इस देश में जो फ्री की रेवड़ियां बढ़ती है ना, वो पूर्णतः बंद होनी चाहिए। वो किसी भी धर्म के लिए विशेष ना हो,
किसी जात के लिए विशेष ना हो, किसी व्यक्ति के विशेष के लिए ना हो, किसी के लिए भी ना हो। आदमी खुद से कमाए, खुद से खाए, कर सकता है वो। जिस ईश्वर ने आपको हाथ पैर दिए वो आपको कमाने खाने के लिए दिए हैं। आप फ्री की जब एक बार खाना शुरू कर दोगे तो आपको फ्री की आदत पड़ जाएगी, फ्री का ही खाओगे फिर। वकील साहब, सबसे आखिरी में एक सवाल जी, पत्रकारिता के ऊपर। जी, समय के हिसाब से पत्रकारिता में जी बदलाव आया है। हाँ, और आज की पत्रकारिता पे दाग लग रहे हैं। जी, उसका एक कारण है, मैं आपको बता देता हूँ। पत्रकारिता आज के समय में पेड़ जैसा मैं सुनता हूँ, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा पत्रकारिता ज्यादा लेना देना तो है नहीं। जैसे मैं सुनता हूँ कि गोदी मीडिया है, ये कांग्रेस रिलेटेड मीडिया है, ये फला पार्टी की मीडिया है। तो आज के समय में इस तरह की चीजें पत्रकारिता के ऊपर जो ये बाण चल रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं इसके लिए मीडिया भी पूर्णतः जिम्मेदार है। जिम्मेदार इसलिए है कि आप केवल अगर एक पार्टी की अच्छाई ही दिखाओगे, आप एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी की आलोचना भी करो, पार्टी की कमियां भी दिखाओ, पार्टी अगर कुछ अच्छा कर रही है वो भी दिखाओ। ऐसा नहीं कि पार्टी सिर्फ अच्छा ही कर रही है, आप दिखाओ कि सरकारें गलत भी कर रही है। कुछ मीडिया जो सही काम कर रही है उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। सही तो कोई काम पर मुझे तो लगता नहीं कि मैं प्रिंट मीडिया को मैं बोल दूं। तो प्रिंट मीडिया में सब जैसा मैं सुनता हूँ पेड़ पत्रकार होते हैं। जी बिल्कुल, जो जिसके पक्ष में बोलेगा उसको एड मिलेगी, अच्छे से प्रमोट किया जाएगा उसको। लेकिन ऐसा होते नहीं रहा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बड़े बड़े पत्रकारों को आप देखो, पत्रकारों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, पत्रकारों को फंसा दिया जाता है, किसी न किसी उल्टी चीजें के। पत्रकारों को कौन फंसा रहा है? पत्रकार दुनिया के पीछे पड़े रहते हैं। पत्रकारों को जो खबरें किसी के पास नहीं होती वो सिर्फ पत्रकारों के पास हो सकती है, बाकी किसी के व्यक्ति के पास। पत्रकारों के पास खबर तो आती है, लेकिन जिन पत्रकारों के पास सही खबर होती है वो सही बात उठाना भी चाहता है, उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। तो वो देखो, इस देश में वही आदमी आगे बढ़ पाया जो झुका नहीं, डरा नहीं। उदाहरण है तमाम लोगों के। राजा राम मोहन राय आगे बढ़ गया, उन्होंने सती प्रथा खत्म की, उन्होंने सामाजिक दबाव माना क्या? नहीं माना था। एक प्रथा को खत्म करके गए वो। स्वामी विवेकानंद जैसे महर्षि हमारे यहाँ रहे, बहुत बढ़िया। दयानंद सरस्वती हमारे यहाँ रहे, रविंद्रनाथ टैगोर हमारे यहाँ रहे। क्या नहीं कर सकते हम लोग? सब कुछ कर सकते हो, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। राइजिंग न्यूज़ 24 में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।